एक्सपीरियंट वेलकम योर। सो हमारा अभी करेंटली चैप्टर चल रहा है दैट इज़ दी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और उसकी 2 लेक्चर्स जो है ऑलरेडी हो रखी है। और जिसमें मैंने आपको फर्स्ट जो क्लास था हमारा उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कराया था, और आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल जो कि एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसका पार्ट भी मैंने आपको कराया था। और कल वाली जो हमारी क्लास थी दैट इज़ दी सेकेंड लेक्चर, उसमें मैंने डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स जो है उसके बारे में आपको बताया था। तो हमने सेकेंड लेक्चर में डब्ल्यूबीसी जो है ल्यूकोसाइट के ऊपर बात करी थी कि डब्ल्यूबीसी की काउंट कितनी होती है 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। और ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, 2 तरह की डब्ल्यूबीसी थी। ग्रेनुलोसाइट के अंदर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इशनोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। उसके बाद न्यूट्रोफिल जो है इसकी परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होती है। ये फैगोसाइटोसिस का मतलब फंक्शन होता है। बेसोफिल जो होता है ये 0.5 से 1% होता है, ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेशन में। इसके बाद इजनोफिल जो होती है ये 2 से 3% होगी एलर्जी में, मतलब इसकी फंक्शन होती है एलर्जिक रिस्पॉन्स पे। मोनोसाइट जो होती है इसकी भी फैगोसाइटोसिस में हेल्प मतलब इसका रोल होता है 6 से 8% होता है। और लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 से 25% होता है। डिफेंस मैकेनिज्म जो है इसमें इसका रोल होता है। लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसी की 1 से 10 दिन की होती है। फिर प्लेटलेट जो है इसके ऊपर, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट की काउंट जो होती है नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन में वो 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है। लाइफ स्पैन जो है वो 7 दिन की होती है। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि इंक्रीज होता है इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी ड्यूरिंग दी ब्लड कैंसर। प्लेटलेट क्या होता है? फ्रैगमेंट्स होता है मेगा कैरियोसाइट्स का। मेगा का मतलब होता है बिग, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, और साइट्स का मतलब सेल। फंक्शन जो होता है इसका हेल्प मतलब इसका फंक्शन होता है ये हेल्प करता है इन द ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन में। और ये डिक्रीज करता है अगर मतलब प्लेटलेट की संख्या अगर कम होती है तो इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। डेंगू के केस में प्लेटलेट की संख्या ही क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके बाद जो है हमने ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक जो है इसको स्टार्ट किया था, दैट इज एवीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप, जिसमें ब्लड ग्रुप जो होता है किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं बाय द सरफेस ऑफ द मतलब उसकी आरबीसी की जो सरफेस होती है उस पर एंटीजन प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कर पाते हैं पर्सन की ब्लड ग्रुप क्या है। एंटीजन वो केमिकल होता है जो स्टिमुलेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोटीन्स होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है बाय टू इनकाउंटर और टू काउंटर दी एंटीजन। प्रेजेंट होता है ये कहाँ पे? हमारे प्लाज्मा में। एंटीजन की बात करें तो ये आरबीसी की सरफेस पे होती है। और ए अगर सरफेस पे आरबीसी की सरफेस पे अगर ए ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप उसका ए हो जाता है। बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, और कुछ नहीं है तो दैट इज ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। एंटीबॉडी की बात करें तो ये प्लाज्मा में होती है, नेचुरली प्रेजेंट होती है। इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटी बी, बी के लिए एंटी ए, इसके बाद ए बी के लिए एंटीबॉडी एब्सेंट होता है, कुछ नहीं होता है। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसके लिए एंटी ए और एंटी बी दोनों होता है। रिसीव ब्लड करता है फ्रॉम द ए ब्लड ग्रुप, ए और ओ से ओ यूनिवर्सल डोनर होगा। और बी जो है बी का हो जाएगा बी और ओ, ए बी ओ हो जाएगा ए बी का, और ओ का हो जाता है ओ वाला सिर्फ ओ को ही दे सकता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर आरएच एंटीजन, दूसरे ब्लड ग्रुप की बात किए थे। तो आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे ए पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को दर्शाता है। तो आरएच अगर प्रेजेंट होगा तो ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव ऐसा होगा। वो पॉजिटिव और एब्सेंट होगा तो वही ओ नेगेटिव में चला जाएगा या फिर ए बी नेगेटिव में चला जाएगा। आरएच अगर प्रेजेंट एब्सेंट है इसके बेसिस पे। यूनिवर्सल डोनर जो है उसमें आ जाता है हमारा ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है हमारा ए बी पॉजिटिव। तो इसे हम याद रखेंगे अच्छे से। तो आज की जो क्लास है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आरएच ग्रुपिंग से। आरएच ग्रुपिंग में क्या होती है? यहाँ पे 80% जो पॉपुलेशन हमारा है उसमें जो है आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हमारा प्रेजेंट है। जो 20% पॉपुलेशन है उसमें जो होता है 20% पॉपुलेशन उसमें आरएच नेगेटिव है, वहाँ पे आरएच मतलब आरएच तरह की ब्लड ग्रुपिंग जो होती है वो एब्सेंट होती है, मतलब आरएच एंटीजन जो है होता है वो एब्सेंट होता है। 80% में प्रेजेंट होता है। एक केस होता है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, या जिसको हम मिसमैचिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा जो फादर है वो हमारा आरएच पॉजिटिव है और मदर आरएच नेगेटिव है, यानी कि उसमें आरएच एंटीजन एब्सेंट है, नहीं है, तो अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी उस दौरान क्या होता है कि फर्स्ट इफ द फीटस इज आरएच पॉजिटिव, केस है ये कि फीटस अगर आरएच पॉजिटिव हुआ और मदर आरएच नेगेटिव हुई, मदर जो है इसके पास आरएच एंटीजन नहीं है लेकिन फीटस के पास अगर है, और ये केस है दैट इज फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात हो रही है। तो क्या हो रहा है कि इस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी जो होता है चांसेस होता है कि ब्लड जो होता है वो मिक्स, मतलब जब डिलीवरी का टाइम होता है उस दौरान हो सकता है कि कुछ ब्लड जो है, चांसेस है कि ब्लड जो है वो मिक्स्ड हो सकता है मदर की मतलब फीटस की और मदर की, मतलब फीटस का कुछ ब्लड जो है हो सकता है मिक्स हो जाए मदर से।
तो उस टाइम क्या होता है, उस बच्चे को कुछ हार्ड नहीं होता है, अच्छे से डिलीवरी हो जाती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है नॉर्मल रहेगी। तो इसको बेसिकली जो होता है वो ड्यूरिंग द डिलीवरी, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें तो उस दौरान जो है जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा वो बैरियर का काम करता है मदर और डेवलपिंग फिट मतलब एम्ब्रियो के बीच का। तो वहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग इम्पॉसिबल है, वहाँ पे नहीं हो सकती है, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ये हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है, मतलब ये केस है और ऐसा अगर हुआ है, मतलब ब्लड अगर मिक्सड हो गया है, तो अगर फिर से अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर सेकेंड प्रेगनेंसी हुई तो वहाँ पे मदर जो होता है उसकी बॉडी जो है, मतलब तुरंत फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद क्या होता है, उसकी ब्लड जो है वो मिक्स हो गई है। अब मदर्स की बॉडी जो है उसमें RH एंटीजन एब्सेंट है, उसको मिला RH पॉजिटिव, मतलब RH पॉजिटिव वाला, RH नेगेटिव था उसका ब्लड मदर का, उसको मिला RH पॉजिटिव वाला ब्लड। तो उसका बॉडी क्या करेगा, स्टार्ट करेगा एंटी RH एंटीबॉडी बनाना उसके उस एंटीजन के अगेंस्ट। जो एंटीजन उसमें है नहीं उसके अगेंस्ट क्या करेगा, उसका जो बॉडी एंटीबॉडी होगा वो एंटी RH एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। और अगर द सेकेंड चाइल्ड जो होगा वो भी RH पॉजिटिव निकला, तो देर इज अ हाई चांसेस दैट द RH एंटीबॉडी जो है विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा विल डिस्ट्रॉय और रप्चर द फीटल RBC। जो फीटल की RBC है उसको जाके वो क्या कर सकता है, रप्चर कर सकता है, जो कि RH एंटीबॉडी हमारा बना हुआ है, क्योंकि एंटीबॉडी जो होता है उसमें वो क्रॉस मतलब कर सकता है प्लेसेंटा को। तो जो RH एंटीबॉडी होता है वो डिस्ट्रॉय और रप्चर कर सकता है फीटल की RBC को। इस कंडीशन को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो ये कंडीशन होता है ड्यूरिंग जब हमारा जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है। तो कंडीशन हमें याद रखना है और देखना है कि हमें सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान ये दिक्कतें आती है, दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस वाली। अब इसके लिए जो होता है एक इंजेक्शन अवेलेबल होता है जिसको रोगम नाम से ये फेमस है, दैट इज रोगम वो केमिकल होता है जो डिस्ट्रॉय करता है एंटी-D या एंटी-RH एंटीबॉडी जो हमारा बना है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर एंटी-RH एंटीबॉडी जो है वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा, वो जाके उसकी RBC को जो है उसको किल नहीं करेगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो उसके पास क्या होता है, एंटी-RH एंटीबॉडी। ये एक तरह का इंजेक्शन होता है जो कि इंजेक्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, मतलब फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद ही जाके ये इंजेक्ट करना रहता है मदर को। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर ले, दैट इज द ब्लड क्लॉटिंग, जिसको कोएगुलेशन भी बोलते हैं। कोएगुलेशन का मतलब होता है थक्का जमना, या क्लॉटिंग का मतलब भी थक्का जमना ही होता है। तो इसमें क्या होता है, कैस्केड प्रोसेसेस होते हैं। कैस्केड प्रोसेस वो प्रोसेस था जिसमें सीरीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, एक के बाद एक क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कैस्केड प्रोसेस। देखो मान लो जहाँ पे कहीं पे इंजरी हुई है, अब वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या होता है कि मान लो इंजरी हुई है, टिश्यू इंजर्ड है हमारा, वहां से ब्लीडिंग हो रही है। अब ब्लीडिंग हो रही है तो वहां से क्या होगा, RBC WBC प्लेटलेट्स हर चीजें वहां से रिलीज होगी। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी वहां से रुक जाएगा। तो RBC WBC प्लेटलेट्स कुछ भी वहां से क्या होता है, रिलीज हो सकता है। तो मान लेते हैं अगर हमारा प्लेटलेट वहां से रिलीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेन काम जो होता है प्लेटलेट का ही होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो प्लेटलेट जो होता है एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पे इंजरी हुई है वहां पे इसका मेन रोल होता है कि प्लेटलेट रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये स्टार्ट कराता है हमारा जो भी कैस्केड प्रोसेस होता है, जो भी सीरीज ऑफ फैक्टर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसको क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ये क्या करता है, बनाता है थ्रोम्बोकाइनेज इंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज इंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये इनएक्टिवेट कर देता है जो एंटी कोएगुलेंट है हमारा, जो कोएगुलेशन को रोकता है। कोएगुलेशन को रोकने वाला जो होता है वो होता है हिपैरिन। हिपैरिन एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होता है जो कि कोएगुलेशन को रोक रहा है। एंटी लगा हुआ है इसका मतलब है कोएगुलेशन को रोकेगा, लेकिन हमें क्या करना है, कोएगुलेशन करवाना है। कोएगुलेशन कराना है तो सबसे पहले इसका क्या होगा, इनएक्टिवेशन होना चाहिए। तो थ्रोम्बोकाइनेज का मेन काम क्या होता है, ये इसको इनएक्टिवेट कर देता है, मतलब इसको रोक देता है, बंद कर देता है। अब क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ से आता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन, ये रिलीज करेगा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है और विटामिन के जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी फॉर्मेशन के लिए, प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोथ्रोम्बिन जो है ये मतलब इसकी फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन को, और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इनएक्टिव होता है, यहाँ से एक्टिव थ्रोम्बिन बनता है। अब ये थ्रोम्बिन जो है ये एक्टिवेट करेगा हमारे फिब्रिनोजेन को, और सेम फिब्रिनोजेन जो है यहाँ पे इनएक्टिव होती है, लेकिन फिब्रिनोजेन जो है ये एक्टिवेट करती है फिब्रिन बना लेती है, मतलब फिब्रिनोजेन से ही फिब्रिन बनता है। तो ये इनएक्टिव होता है और ये फिब्रिन जो होता है एक्टिव होता है, थ्रेड लाइक होता है। अब जो क्लॉट बनता है वो क्या क्या चीज से बनता है, सबसे पहले तो हमारी जो थ्रेड लाइक फिब्रिन बनी है उससे, प्लस
प्लस जो हमारे डेड आरबीसीज वगैरह होगी और अदर सेल्स जो होगा, ये सब मिला के क्या बना लेता है, दैट इज क्लॉट बना लेता है, जिसको हम क्लॉटिंग या कोएगुलेशन कहते हैं प्रोसेस को। अब मैंने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें दो चीज़ें बताई थी, एक ब्लड एक लिम्फ, दोनों जो है हमारा फ्लूइड नेचर का था। तो ब्लड के बारे में तो हम बहुत सारी चीज़ें बात कर चुके हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब के ऊपर प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें बात हो चुकी है हमारी। अब हमारी जो टॉपिक है दैट इज द लिम्फ है। लिम्फ क्या होता है, ये एक कलरलेस टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसको हम टिश्यू या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ये टिश्यू के बीच बीच में जो है हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है ब्लड और लिम्फ का, क्या डिफरेंस है जिससे हम पता करेंगे कि ये ब्लड है या लिम्फ है। ब्लड की बात कर लें तो यहाँ पे रेड कलर का पिगमेंट वही फ्लूइड प्रेजेंट होता है, आरबीसी की मतलब आरबीसी प्रेजेंट होता है जिसमें हीमोग्लोबिन होगा हमारा। यहाँ पे ये लिम्फ जो होता है ये कलरलेस होता है, यहाँ पे आरबीसी एब्सेंट होगा, क्योंकि आरबीसी अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो ये कलर्ड हो जाएगा, लेकिन कलरलेस है इसका मतलब है आरबीसी क्या है हमारा, एब्सेंट है। इसके बाद मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो होता है वो यहाँ पे ब्लड में प्रेजेंट है, लेकिन लिम्फ जो होता है इसमें लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो ब्लड होता है यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, लिम्फ जो होता है यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। इसके बाद ब्लड की बात कर ले तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है ब्लड में, मैंने आपको बताया था 6000 से 8000 पर मिलीमीटर के वो ब्लड में था। और लिम्फ जो होता है यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है, ज़्यादा देखने को मिलती है, कलरलेस टाइप की फ्लूइड होती है इसलिए। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, दैट इज द सर्कुलेटरी पाथवे। तो सर्कुलेटरी पाथवे जो है इसमें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लोज टाइप और ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज टाइप की जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है उसमें क्या होता है कि वही हमारी हार्ट से आर्टरी निकलेगी, मतलब हार्ट जो प्रोवाइड करती है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो हार्ट आर्टरी से जाती है टिश्यू में और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के द्वारा फिर से हमारे हार्ट में, और हार्ट में क्या होता है ऑक्सीजनेशन चल रहा होता है। तो यही चीज़ें हमारी यहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब यहाँ से हार्ट से आर्टरी, आर्टरी से टिश्यू, टिश्यू से वही वेन्स, वेन्स से फिर से आर्टरी, सॉरी हार्ट। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है क्लोज टाइप में। और क्लोज टाइप की जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो हमें देखने को मिलती है एनेलिडा और कॉर्डाटा में। तो दोनों एग्जाम्पल हमें याद रखना है, एक एनेलिडा क्लास और दूसरा हमारा कॉर्डाटा। दूसरा है हमारा दैट इज द ओपन टाइप। ओपन टाइप में क्या होती है कि हार्ट और टिश्यू जो है इसके बीच में मतलब साइनसेस प्रेजेंट होता है, कैविटी प्रेजेंट होता है। जैसे हार्ट से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, यहाँ पे मिक्स हो रहा है, और यहाँ से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहीं पे मिक्स हो रहा है और इसकी यहीं से ट्रांसपोर्ट होती है, जिसको कहते हैं कैविटी या फिर साइनस। ठीक है, उसके बाद ओपन टाइप की जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ये हमें देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकॉर्डाटा के केस में। तो एग्जाम्पल हमें याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम फाइलम कॉर्डाटा की ऊपर बात कर ले इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो कॉर्डाटा की जो क्लोज टाइप है, क्लोज टाइप में भी यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलता है चैम्बर के हिसाब से, मतलब 2 चैम्बर्ड वाला हार्ट है या 3 चैम्बर्ड वाला हार्ट है या 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट है। तो 2 चैम्बर्ड वाला हार्ट की बात कर ले तो यहाँ पे 2 चैम्बर में क्या हो सकता है, एक एट्रिया हो सकता है, एक वेंट्रिकल हो सकता है, एट्रिया या फिर एट्रियम। तो एक एट्रिया है, एक वेंट्रिकुलर है। ठीक है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल जो है यहाँ से क्या होता है, वेंट्रिकल से, मतलब 2 चैम्बर्ड वाले हार्ट की बात करें तो वेंट्रिकल से क्या होता है, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे गिल्स में जाता है, गिल्स के पास से यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजनेशन जो है यहाँ से टिश्यू को मिलता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और टिश्यू से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे वही हार्ट के पास जो आता है, हार्ट यानी कि एट्रिया की जो पार्ट होती है वहाँ पे आ जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वहीं से सेम यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट में ऐसे देखने को मिलते हैं, और ये एग्जाम्पल है हमारा पीसेस की, यानी कि फिश वाली जो क्लास होती है उसमें हमें देखने को मिलता है 2 चैम्बर्ड वाली हार्ट। इसके बाद 3 चैम्बर्ड वाली हार्ट की बात कर ले तो यहाँ पे 3 चैम्बर्ड में 2 एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये दोनों जो है पहुंचता है हमारे वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में मिक्स्ड टाइप की ब्लड होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मिक्स्ड ब्लड कहाँ पे होता है, मतलब ब्लड की मिक्सिंग कहाँ पे होती है, तो वेंट्रिकल में होती है, और ये 3 चैम्बर्ड वाले जो हार्ट होते हैं जिसके पास उसमें देखने को मिलता है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है। और ये हमें देखने को मिलता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में। तो एग्जाम्पल याद होना चाहिए, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। और इसमें आता है हमारे, इसको कहते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे 4 चैम्बर वाले की, तो 4 चैम्बर में 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होगी। तो 2 एट्रिया यानी कि एक राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब राइट वेंट्रिकल सॉरी, उसके बाद लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 एट्रिया ऊपर और 2 वेंट्रिकल नीचे आ जाता है। ये देखने को मिलता है हमें एप्स में, मैमल्स में। और रेप्टाइल्स की बात कर ले तो रेप्टाइल्स हमें यहाँ देखने को मिला है 3 चैम्बर वाले में, लेकिन रेप्टाइल जो है ये क्रोकोडाइल, अगर क्रोकोडाइल की बात कर ले तो उसकी 4 चैम्बर वाली हार्ट होती है। और यहाँ पे हमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, 4 चैम्बर वाला जो हार्ट होता है
उसमें। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर बात है। इसके बाद जो है हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये वाला टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद डिसऑर्डर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी बची हुई। अभी भी 2-3 क्लास लग सकते हैं इसके ऊपर। तो आई होप कि आपको लेक्चर जो है समझ में आया होगा। और इन सारे हैंड रिटेन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।